हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बैंकिंग अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आया हूँ। मैक्सिमम 3 या 4 वीडियोस में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर इंटरव्यू के पर्पज़ से, वो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। बैंकिंग अवेयरनेस। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से। बैंकिंग की हिस्ट्री अगर देखें तो सबसे पहला बैंक जो था इंडिया में वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि फॉर्म हुआ था 1770 में, फर्स्ट बैंक। एंड फर्स्ट कमर्शियल बैंक की बात करें, फर्स्ट कमर्शियल बैंक दैट इज अवध और कमर्शियल बैंक 1881 में फैज़ाबाद में हुआ था। ये केवल लोकली ऑपरेट करता था, कोई ब्रांचेज नहीं थी इसकी। एंड अगर बात करें कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक जो कि पूरा मैनेज और ऑपरेट होता था इंडियंस के द्वारा, इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस आते तो वैसे बहुत कम है, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद जो है वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे इंडिया में थे, चलते थे, वो थे बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1809 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक जो थे इनको बोलते थे प्रेसिडेंसी बैंक्स। ठीक है, और इसके बाद इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था 1921 में, और रीनेम कर दिया गया था एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इसका नेशनलाइजेशन हुआ था इन 1955 और फॉर्म हुआ था हमारा SBI। SBI was formed in 1955 after nationalization of Imperial Bank of India, which was जो कि मर्ज करके 1921 बना था 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को, दैट इज बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद आते हैं हम कि RBI का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, क्योंकि जो भी बैंक्स थे उनको चलाने के लिए उस टाइम पे इंडिया में कोई सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं था जो सबको, जो भी बैंक हैं चल रहे हैं उनको हैंडल करे सेंट्रली। सेंट्रल बैंक बनाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में पहली बार सजेशन दिया था, गेव सजेशन टू गवर्नमेंट। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इसको डिनाई कर दिया था बनाने से। बट इसके बाद क्या हुआ कि 1929-30 में क्राइसिस आया था इन US स्टॉक मार्केट, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट ने फिर किस क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम्स इंडिया में भी आ सकती हैं। हिल्टन यंग कमीशन का जो सजेशन था सेंट्रल बैंक का, उसको एक्सेप्ट किया और 1935 में RBI का फॉर्मेशन हुआ। और एट दैट टाइम हेड ऑफिस जो था इसका
वो कलकत्ता में था। सो आरबीआई का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सजेशन पे। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इंटरव्यूअर पूछता ज़रूर है, पूछ सकता है। सो उसके पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। सो हिल्टन यंग कमीशन के सजेशन पे आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 में हुआ था। इसकी कुल लागत थी, टोटल कॉस्ट वाज 5 करोड़। ओके, सो टोटल कॉस्ट वाज 5 करोड़। सो 1935 आरबीआई, ओके, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी 5 से 10%, प्राइवेटली ओन था 90 to 95%। ओके, आफ्टर दैट सो ये गवर्नमेंट के पास केवल 5 से 10% इसमें हिस्सेदारी थी और प्राइवेट जो थे वो 90 to 95%। जिसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया ताकि जो 100% है वो गवर्नमेंट के पास ही रहे, गवर्नमेंट के अंडर में रहे। सो नेशनलाइजेशन टुक प्लेस in 1949। आरबीआई का हुआ था नेशनलाइजेशन। ओके, सो नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एट दैट टाइम 20 बैंक्स थे इंडिया में, और 20 बैंक्स जो थे उनका नेशनलाइजेशन भी हुआ था इन 2 फेजेस में। सो नेशनलाइजेशन ऑफ 20 बैंक्स 2 फेजेस में हुआ था। ओके, सो फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 जो है वो 1969 में हुआ था जिसमें 14 बैंक्स थे, और फेज़ 2 जो था वो 1980 में हुआ था जिसमें 6 बैंक्स थे। ओके, सो ये 6 बैंक्स जो थे इनको देख लेते हैं। आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, एंड विजया बैंक। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फेज़ 1 में 1969 में जो कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, या फिर फेज़ 2 में 1980 में कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। सो 6 बैंक्स का 1980 में हुआ था एंड 14 बैंक्स का 1969 में। सो या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेज़ 2 में जो नेशनलाइजेशन हुए थे इनमें से कौन से बैंक नेशनलाइजेशन में नहीं थे या फिर थे, इनमें से कोई नाम दे देगा और बाकी नाम इसमें से दे देगा, फिर हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे बन सकते थे। ओके, सो जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ से, इसको बाद में मर्ज कर दिया गया, मर्ज विथ पीएनबी। तो मर्ज किया गया पीएनबी को इन 1993। सो एट दैट टाइम अगर देखा जाए तो 1993 के टाइम पे 14 बैंक्स ये थे नेशनलाइज्ड और 5 ये थे, टोटल 19 थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये आपस में सब मर्ज होके इस समय एट प्रेजेंट ये 12 बैंक्स हैं हमारे पास, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एट टाइम 12 है एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो अब ये हो गई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बैंकिंग से। सो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि बैंक क्या होता है। सो बैंक मेन चीज़ है बैंक। सो ये जो भी इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछते भी हैं, और काफ़ी बेसिक चीज़ है। सो इसके लिए मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि बैंक जो है वो एनी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व्ड हो, पहली चीज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, सेकेंड थिंग इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक। ठीक है, थर्ड थिंग इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड। सो
विड्रॉएबल ऑन डिमांड। एंड चौथी चीज़ है कि विड्रॉएबल ऑन डिमांड थ्रू चेक, ऑर्डर और ड्राफ्ट। ओके, तो बैंक अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो ये पॉइंट्स आपको बोलने पड़ेंगे कि एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व हो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स any organization that is which is involved in accepting deposits from public, providing loans to the public, withdrawal on demand through check, order or draft. ओके, सो इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि NBFCs क्या होती हैं, ठीक है। NBFC, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना वीडियो को देख के तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना और अपने आप तरीके से लिख पाओगे। ओके, और मैंने पीडीएफ भी, बैंकिंग से गाइडली का पीडीएफ था मेरे पास, तो मैंने वो टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट उसमें हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने इसमें वीडियो में कवर कर दिया, तो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हो। सो चलते हैं टॉपिक पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो जो भी NBFCs होती है ना, वो आपका जो मैंने बैंक में बताया था कि फंक्शन 1 और 2 इसको परफॉर्म करेंगे बस। सो NBFC पे आप ये दोनों चीज़ें फंक्शन परफॉर्म नहीं होते हैं। NBFCs में केवल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, ये दोनों फंक्शन ही परफॉर्म करता है NBFC, ठीक है। सो बैंक जो है वो काम करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पे। ये बैंक्स काम करते हैं फॉर बैंक्स, और जो NBFCs होती हैं वो काम करती हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। सो NBFCs के लिए एक और पॉइंट है कि NBFC जो है वो लोन्स नहीं दे सकते इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर्स को। सो NBFC कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स, कैन नॉट इशू चेक इशू नहीं कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सो याद करने वाली चीज़ क्या है कि NBFC कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स, और चेक इशू नहीं कर सकते हैं। ये केवल 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं बैंक्स के, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, ठीक है। और ये वर्क करता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 के अंडर। ओके, सो ये FD एंड RD प्रोवाइड कर सकता है, चेक इशू नहीं कर सकता, ठीक है, चेक इशू नहीं कर सकता, FD RD दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। सो पहली चीज़ है सेंट्रल बैंक, जो कि है हमारा RBI। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट बैंक्स, जो है हमारा NABARD, NHB, SIDBI एंड EXIM बैंक, ठीक है। तीसरी जो आ जाती है हमारी शेड्यूल्ड बैंक, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 2E RBI एक्ट 1934, ठीक है। सो एक्चुअली ये चेंज होता रहता है क्योंकि मर्ज होते रहते हैं बैंक। सो जो भी RBI के लेटेस्ट अपडेट में अंडर सेक्शन 2E RBI एक्ट 1934 के अंडर में है वो सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, एंड जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो लिस्टेड नहीं होंगे इसमें। सो इसमें जो लिस्टेड नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि बैंक्स को लाइसेंस जो RBI प्रोवाइड करता है वो किस सेक्शन के अंडर परफॉर्म होता है, या फिर किस सेक्शन के अंडर RBI के पास ये अथॉरिटी है कि वो बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ सेक्शन 22 इन 1949 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो अंडर
सेक्शन 22 इन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये लाइसेंस जो है विल बी प्रोवाइडेड बाय RBI टू बैंक्स। ओके, अब शेड्यूल्ड बैंक्स को देखते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक तो आ जाते हैं नेशनलाइज जितने भी हैं, और अदर में आ जाता है हमारा एक SBI, ठीक है। सो नेशनलाइज हमारी 11 और एक SBI एक हो गया, तो टोटल 12 हो गए हमारे पास। सो शेड्यूल्ड बैंक्स जो हमारे उसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स। सो अब आगे बढ़ते हैं और अब RBI और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सो RBI एंड इट्स फंक्शन। सो RBI के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1935 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल। कैपिटल वॉज 5 करोड़। हेडक्वार्टर एज ऑफ नाउ मुंबई। और इसके पहले ये जब फॉर्म हुआ था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जो थे इसके, गवर्नर वॉज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड अगर बात करें कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, वो थे सर CD देशमुख। ओके, सो RBI रेगुलेशन एक्ट जो है 1934, सो RBI एक्ट 1934 के अंडर काम करता है। ओके, सो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। RBI के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला चीज़ आता है सेंट्रल बैंक। सो RBI वर्क एज ए सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। RBI की फंक्शन क्या है? इशूज करेंसी, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व, एंड कंट्रोलर of the monetary policy and LOLR, lender of last resort। ओके, सो फॉर बैंक्स, जैसे बैंक्स को लास्ट मोमेंट पे अगर पैसों की ज़रूरत है, या फिर बैंक्स में प्रॉब्लम्स हो गई है और पैसे नहीं है बैंक्स के पास, तो लास्ट मोमेंट पे जो RBI से ही पैसे लेते हैं बैंक्स, ताकि वो फिर से ही ऑपरेट कर सकें। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स, कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व, इशू करेंसीज, सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो है ये फंक्शंस है RBI के।
जो इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। ओके, अब RBI की दो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं, डेट इज़ BFS and BPSS. So BFS is Board of Financial Supervision, okay, and other is Board of Payment and Settlement System, Board of Payment and Settlement System, ठीक है। और RBI के 4 सब्सिडरीज हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज। फर्स्ट है इफ्टास, रेबिट, PRB, NMPL and DICGC, okay। So IFTAS is Indian Financial Technology and Allied Services, Indian Financial Technology and Allied Services। रेबिट है, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फॉर साइबर सिक्योरिटी, सो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, वर्क करता है फॉर RBI, इसका सब्सिडरी है, ये वर्क करता है फॉर साइबर सिक्योरिटीज़ इन RBI, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, BRB NMPL, सो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। एंड फोर्थ है हमारा DICGC, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, ओके। सो ये हमारे 4 सब्सिडरीज हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI मिस्टर शक्तिकांत दास, और ये हमारे 25वें गवर्नर हैं, ओके। डिप्टी गवर्नर्स MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर एंड स्वामीनाथन जे। सो प्रेजेंट में हमारे 4 डिप्टी गवर्नर। सो RBI के पैनल में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक हो गए हमारे गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर प्लस 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स प्लस 2 members from finance ministry and plus 10 members appointed by government of India, ओके। सो टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो
जो होगी उसमें हम आरबीआई के जो फंक्शंस हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आरबीआई के जो भी फंक्शंस थे उसके बारे में, लाइक सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट इशू करेंसी, करेंसीज़ के बारे में, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व, कंट्रोलर मॉनेटरी पॉलिसी, एलओएलआर, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर शेड्यूल्ड बैंक्स की तरफ जाएंगे, इसमें आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, एसबीआई, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे पूरा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड सॉरी अगर कोई गलती हुई, क्योंकि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मेरे पास नोट्स थे, सो जस्ट फॉर सेल्फ रिवीजन एंड आप लोग की भी हेल्प हो जाए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो खास करके जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी, आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।